नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, अब तक हम लोगों ने राजनीतिक दर्शन में से जो भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें से हम लोगों ने अब तक 140 प्रश्नों का अध्ययन कर लिया था। तो अब हम आपके सामने आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, 141 नंबर क्वेश्चन है, बहुलवाद का समर्थन निम्न में से किस विचारक ने किया। ऑप्शन है प्लेटो, लास्की, मार्क्स या फिर गार्नर। तो आप लोगों को बहुलवाद का मतलब पता होगा, मैंने पहले भी डिस्कस किया था। बहुलवाद का मत ये होता है कि जो शक्ति का स्रोत होता है, जो शासन का सोर्स होता है, ठीक है, वो सत्ता जो है शासन की, वो एक जगह केंद्रित ना हो करके वो क्या होता चाहिए, उसकी जो शक्ति है वो विभाजित होनी चाहिए। जिसे आज आप कहते हैं केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण, मतलब सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जैसे केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, फिर लोकल सरकारें होती हैं जिसको पंचायत के माध्यम से चुना जाता है। तो बहुलवादियों का मत क्या है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जबकि जो संप्रभुता को जो मानने वाले लोग थे, उनका कहना ये था कि जो संप्रभुता हो वो कैसी होनी चाहिए, वो एक जगह से निश्चित होनी चाहिए, पावरफुल होनी चाहिए। तो संप्रभुता की जो अद्वैतवादिता की धारणा थी, उसी के विरुद्ध में जिस विचारधारा का उदय होता है उसे हम राजनीतिक बहुलवाद या बहुसमुदायवाद कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, कुछ लोगों के नाम याद कर लीजिए। इसमें तो फिलहाल लास्की हैं। कुछ विचारक जो बहुलवाद के समर्थक हैं उसमें गिरियक, मिटलैंड, फिगिस, डिगविट, क्रैब, GDH कोल, हेराल्ड लास्की, ये सब क्या हैं, बहुलवाद के प्रमुख विचारक हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं, इनमें से किसने बहुलवाद का समर्थन नहीं किया। तो अभी मैंने आप लोगों को सभी बहुलवादी चिंतकों का नाम बताया है, तो आपने नोट किया होगा, तो आप कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसमें जो हीगल है, हीगल बहुलवाद का समर्थन नहीं करता था, बल्कि ये हीगल कहता था कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की अवधारणा है। ठीक है, राज्य दैवी इच्छा है जो पृथ्वी पर अपने वास्तविक रूप में प्रकट होती है, यानी कि ये राजा को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की बात करता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 143 नंबर क्वेश्चन है, कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। कर्तव्यों के उचित क्रम निर्धारण का नाम नागरिकता है। नागरिकता की उपयुक्त परिभाषा किसकी है। ऑप्शन है विलियम बायड की, अरस्तु की, लास्की की या फिर JS मिल की। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसका है, विलियम बायड की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, सभ्य समाज राजनीतिक चिंतन में एक केंद्रीय अवधारणा नहीं है। ठीक है, ये किसके अनुसार है, हीगल के अनुसार, बेंथम के अनुसार, ग्रामसी के अनुसार या फिर लेनिन के अनुसार। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंथम के अनुसार। ठीक है, बेंथम के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों को पता भी होगा। तो इसमें सूची 1 है और सूची 2 है, इन दोनों को मैच करना है। तो चलिए अब मैं इसको यहाँ पे ले आया हूँ, अब सारे ऑप्शन और आंसर दिख रहे हैं। अब आपको मैच करना है। कार्ल मार्क्स इधर वर्ग संघर्ष, लोहिया समग्र क्रांति, जयप्रकाश नारायण उपयोगितावाद और मिल सप्त क्रांति। तो आपको मैच करना है। तो देखिए पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यानी कि कार्ल मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो पहले में पहला देखिए किसमें, तो ए और बी दोनों में, सी और डी में नहीं, तो इन दोनों को काट दीजिए। अब इनको नहीं देखना है, अब इन्हीं दोनों को देखना है। लोहिया की अगर बात करें तो लोहिया किसकी बात करते हैं, लोहिया किसकी बात करते हैं, आपको ये देखना है। तो आपको पता होगा कि लोहिया जो हैं ये सप्त क्रांति के समर्थक हैं और जयप्रकाश नारायण जो थे वो समग्र क्रांति के समर्थक थे। मील को तो जानते ही आप लोग, उपयोगितावाद। अगर मील वाला भी पता होता तो डी में 3 है, डी में 3 केवल एक ही में था और किसी में नहीं था, यहीं से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। तो ये ट्रिक होता है, आप ज़्यादा टेंशन इस तरह के क्वेश्चन में मत लिया करें, जो आपको पता हो उसी को मैच करने का प्रयास करें। अगर आपको ये मील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्कॉलर हैं तो ये तो आपको पता ही होगा, तो आप इसको कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का। ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने है,
इसको भी आपको मैच करना है। मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूँ। अब हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2015 में पूछा गया है। तो अब इसको मैच करिए। इसको तो आप कर सकते हैं, अब मैं नहीं बताने वाला हूँ, जल्दी से करिए। जे.एस. मील। अब जे.एस. मील हैं, हाब्स हैं, मैकियावेली हैं और मार्क्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता है। चलिए मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। मार्क्स वाला तो पता ही होगा आप लोगों को, वर्ग संघर्ष। तो सबसे पहले तो इसको आप मैच करिए। डी का 3 था, तो डी का 3 ये तो टफ बन ही गया, क्योंकि सभी में डी का 3 है, तो आपको इससे पता नहीं चलेगा। चलिए थॉमस हॉब्स के बारे में आप देखते हैं। थॉमस हॉब्स जो था, ये सामाजिक समझौते की बात करता है। कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बी में 1, देखिए इससे काम बन रहा है। चलिए कुछ तो काम बना, ये कट गया और ये कट गया, तो बी का 1। अब ये आपका या तो बी वाला सही होगा या तो सी वाला सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं अब इसमें कौन सही हो सकता है। तो जे.एस. मील जो है, ये महिला मताधिकार एवं श्रमिक सहकारी संस्थाओं की बात करता है। अगर आपने जे.एस. मील को थोड़ा डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको ये पता होगा। तो 1 का 4, तो 1 का 4, तो आपका ये सी सही होगा। ये थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो सकता था, क्योंकि इसमें सीजर बोर्गिया की का राज्य शिल्प, ये किसका है, ये मैकियावेली का है, तो ये शायद आपने नहीं पढ़ा होगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन ये तो मिल जाएगा जे.एस. मील का, जो इसमें महिला मताधिकार की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। शक्ति भ्रष्ट करती है और असीमित शक्ति असीमित रूप से भ्रष्ट करती है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, और इसको हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। लॉर्ड एक्टन, लॉर्ड ब्राइस, लॉर्ड बेकन या फिर लॉर्ड रोजर एक्विनास। तो इसमें हमारा पहला सही होगा लॉर्ड एक्टन। ठीक है, लॉर्ड एक्टन ने कहा है इस बात को कि शक्ति ही बुराई की जड़ है। शक्ति क्या है? बुराई की जड़ है। कोई राजा या पोप जिसमें शक्ति केंद्रीकृत होती है, वह उसका क्या करने लगता है? दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित होता है। इसी संबंध में यह बात लॉर्ड एक्टन ने कही थी। चलिए 148 नंबर का आंसर बताइए आप लोग। निम्न में से तनाव शैथिल्य का निर्धारक तत्व कौन नहीं है? नहीं जब मिले तो विशेष ध्यान दीजिए। ऑप्शन है द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय, शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन। इसमें से कौन सा सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में बुनियादी परिवर्तन, ये नहीं होगा। बाकी आपका पहला सही होगा, द्वितांत संबंध पारस्परिक राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करते थे, बिल्कुल सही था। आणविक आतंक और आणविक युद्ध का भय था, ये भी सही है। शीत युद्ध का समरसतापूर्ण वातावरण था, ये भी आपका बिल्कुल सही है। जो डी वाला ऑप्शन है ये सही नहीं है। शीत युद्ध आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी समय तनाव शैथिल्य की स्थिति थी। शीत युद्ध था जो एक तरफ यूएसएसआर था और एक तरफ अमेरिका था। दोनों विश्व की दो विश्व शक्तियाँ थी, एक दूसरे के सामने खड़ी थी, और कभी भी लग रहा था कि कभी भी वर्ल्ड वार हो सकता है, लेकिन वर्ल्ड वार नहीं हुआ। ठीक है, तो वर्ल्ड वार होने की स्थिति हो लेकिन वर्ल्ड वार ना हो, इस तरह की वार ना हो, ऐसी कंडीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से सही कथन को चुनिए। निम्न में से सही कथन चुनना है। पहला है आपका, राजनीतिक संस्कृति विश्वास एवं इतिहास की उपज नहीं है। राजनीतिक संस्कृति संरचना प्रदान नहीं करती है। राजनीतिक संस्कृति सामान्य संस्कृति का अभिन्न अंग है। राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण एवं विश्वास का संकलन नहीं है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा सही है, तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा। सी वाला सही है। राजनीतिक संस्कृति जो है सामान्य संस्कृति का ही अभिन्न अंग है। विभिन्न देशों की राजनीतिक संस्कृति भी भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि राजनीतिक संस्कृति का उस देश के सामान्य संस्कृति से उद्भव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है? कौन राजनीतिक संस्कृति का संगठक नहीं है? देखिए उसी तरह का क्वेश्चन, आनुभविक विश्वास, व्यक्ति परक हित, मूल्य, अभिरुचियाँ, प्रभावी अनुक्रियाएं।
तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्यक्ति परक जो हित है वो राजनीतिक संगठन नहीं है। इसमें कौन कौन सी आती है, देखिए आमंड ने एक निबंध लिखा था कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, इसमें राजनीतिक संस्कृति शब्द का उन्होंने उल्लेख किया था। और राजनीतिक संस्कृति मोटे तौर पर 3 तत्वों का समूह होती है। कौन कौन से 3 तत्व हैं? आनुभविक विश्वास पहला है, दूसरा है मूल्य अभिरुचियाँ, ठीक है, और तीसरा है प्रभावी अनुक्रियाएं। और ये जो व्यक्तिपरक हित है ये इसका भाग नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं। राजनीति संस्कृति का अभिप्राय है। राजनीति की संस्कृति, राजनीति की संस्कृति, संस्कृति की राजनीति, राजनीति की संस्कृति, राजनीतिक मूल्य विश्वास और दृष्टिकोण, राजनीति में संस्कृति महत्वपूर्ण है। देखिए ये यूपीजीडीसी में पूछा गया है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 12 में, और यूपीजीआईसी में भी उसी साल पूछा गया है। ये देखिए क्वेश्चन किस तरह से रिपीट होते हैं। तो अगर अभी कोई हाल में एग्ज़ाम हुआ हो तो उसके भी क्वेश्चन पेपर को आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैंने 19 वाले जो पेपर थे उनको सॉल्व कराया है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक है। राजनीति संस्कृति का अभिप्राय है राजनीतिक मूल्य विश्वास और दृष्टिकोण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लुइसियन पाई द्वारा चिन्हित राजनीतिक विकास के 3 सामान्य लक्षण हैं। कौन कौन से 3 सामान्य लक्षण हैं? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या है? समानता, क्षमता, विशिष्टीकरण। दूसरा ऑप्शन है समानता, स्वतंत्रता, क्षमता। दूसरा है समानता, स्वतंत्रता, न्याय। और चौथा ऑप्शन है समानता, एकता और विशिष्टीकरण, ठीक है। तो ये जो लुसियन पाई हैं इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट, ठीक है, एक बुक लिखी थी। इसके अंतर्गत राजनीतिक विकल्प के 3 लक्षण इन्होंने स्वीकार किए थे। और वो 3 लक्षण कौन है? ऑप्शन ए वाला है, समानता, क्षमता और विशिष्टीकरण। ये आपको याद ही होना चाहिए, आपको याद होगा तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 153 देखते हैं। इनमें से कौन राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है? राजनीतिक व्यवस्था का लक्षण नहीं है, देखते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। दूसरा है नहीं है पूछा है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की सीमा होती है। राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है। राजनीतिक व्यवस्था का वैध वायकारी शक्ति होती है। तो पहला ये डी वाला भी सही है, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण होता है, ये भी सही है। और राजनीतिक व्यवस्था की एक सीमा होती है, ये भी सही है। और इसमें कह रहा है राजनीतिक व्यवस्था के अंग एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था के जो भी अंग होंगे वो एक दूसरे पर निर्भर करेंगे। ये सिद्धांत किसने दिया था? आमंड और पावेल ने। राजनीतिक व्यवस्था के सारे सिद्धांत नहीं कहेंगे, ये लक्षण बताए थे। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के कुछ लक्षण बताए थे, वो लक्षण आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। पहला लक्षण है कि इस प्रकार जो राजनीतिक व्यवस्था के भागों की अंतर्निर्भरता या अंतः संबंधित गतिविधियाँ, राजनीतिक व्यवस्था की सीमा, राजनीतिक व्यवस्था का पर्यावरण और वैध बाध्यकारी शक्ति, ये इन्होंने इसके लक्षण बताए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 154 देख लीजिए। किसने परिभाषित किया कि राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है? किसने परिभाषित किया, आपको बताना है। ऑप्शन है सिडनी बर्बा, लुसियन पाई, आमंड एवं पावेल, एलेन बॉल। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी होगा। आमंड एंड पावेल के अनुसार राजनीतिक संस्कृति किसी राज्य व्यवस्था के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और दिग्विन्यासों का प्रतिदर्श है, ठीक है। राजनीतिक संस्कृति का आमंड ने मुख्यतः 2 प्रकारों से बांटा है, 2 प्रकारों में बांटा है। कौन कौन से 2 प्रकार हैं? शुद्ध राजनीतिक संस्कृति एवं विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति, ठीक है। शुद्ध राजनीतिक संस्कृति के 3 प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया है जो शुद्ध राजनीतिक संस्कृति है। कौन कौन से? संकीर्ण, अधीनस्थ एवं सहभागी। तथा विशुद्ध राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत उन्होंने संकीर्ण, अधीनस्थ,
सहभागी और संकीर्ण सहभागी एवं नागरिक संस्कृति, इस तरह से इन्होंने इसे डिवाइड किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है, इनमें से कौन राजनीति विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है? ऑप्शन है जॉर्ज कैटलिन, लियो स्ट्रॉस, जॉर्ज सेबाइन, नॉर्मन जैकबसन। तो ये आपको बताना है कि कौन राजनीतिक विज्ञान में दार्शनिक सिद्धांत का प्रमुख उन्नायक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही है, लियो स्ट्रॉस। ठीक है, लियो स्ट्रॉस ने राजनीति सिद्धांत और राजनीति दर्शन में भेद बताया है। इनकी मान्यता है कि ये दोनों ही राजनीतिक चिंतन के अंग हैं। इनके अनुसार राजनीतिक सिद्धांत जो है राजनीतिक घटनाओं की प्रकृति को उसके सही रूप में जानने का प्रयत्न है, तथा राजनीतिक दर्शन से तात्पर्य है कि राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में अभिमत के स्थान पर उनकी प्रकृति के संबंध में ज्ञान की स्थापना करने का प्रयत्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 156 नंबर क्वेश्चन है, गुणतंत्र के लौह नियम का प्रतिपादन किसने किया? गुणतंत्र के लौह नियम रॉबर्ट मिसेल्स ने, मैक्स वेबर ने, पैरेटो ने या फिर मोस्का ने? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, रॉबर्ट मिसेल्स ने। ठीक है, जो रॉबर्ट मिसेल्स हैं 20वीं सदी के प्रारंभ का ये जर्मन समाज वैज्ञानिक है। ठीक है, समाज वैज्ञानिक है ये। ठीक है, इसे राजनीतिक समाज विज्ञान का अग्रदूत माना जाता है। मोस्का, पैरेटो तथा मैक्स वेबर के साथ इसे विशिष्ट वर्गवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, तो मिसेल्स ने अपनी एक पुस्तक लिखी है पॉलिटिकल पार्टीज में अपना प्रमुख सिद्धांत गुणतंत्र का लौह नियम प्रस्तुत किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाह पनपती है। मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व के लबादे में नौकरशाह पनपती है, यह कथन है, किसका कथन है आपको बताना है? रैमजे म्योर का, हरमन फाइनर का या मैक्स वेबर का या फिर लास्की का? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए सही है, ये रैमजे म्योर का कथन है। किसका कथन है? रैमजे म्योर का। तो कथन वाली चीज़ें तो आपको इसी तरह से याद रखनी पड़ेंगी। 158 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता राज्यों की वह अवस्था है जिसमें युद्ध के समय वे इस संघर्ष में भाग नहीं लेते और दोनों युद्धरत पक्षों में अपना शांतिपूर्ण संपर्क बनाए रखते हैं। यह कथन निम्नांकित में से किसका है? लास्की का, प्लेटो का, अरस्तु का या फिर लॉरेंस का? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लॉरेंस का कथन है ये। तो ये तो आप लोगों को अगर इसकी बात करें तटस्थता की, तो इसी से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें क्या होता है कि जब दो शक्तियां आपस में लड़ रही हो, दोनों का युद्ध हो रहा है, तीसरा जो है, जैसे मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, आपके दो मित्र हैं ए और बी, दोनों झगड़ा कर रहे हैं। अब ये दोनों आपके मित्र हैं, अब आपने क्या किया? आप बिल्कुल चुप हो गए। भाई मैं तो ना तो इसकी तरफ से बोलूँगा ना तो इसकी तरफ से बोलूँगा, मैं बिल्कुल तटस्थ रहूँगा। ठीक है, दोनों में से किसी की तरफ नहीं बोलूँगा, तो वही तटस्थता कहलाती है। तो तटस्थता क्या है? राज्यों की वह अवस्था है, वो दोनों चीज़ें सामने लिखा हुआ है। चलिए 159 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उपलब्ध समय के अनुसार काम का विस्तार होता जाता है, यह किसका कथन है? उपलब्ध समय के अनुसार कार्य का विस्तार होता जाता है, किसका कथन है? पीटर ड्रकर का, नॉर्थव्यूट पार्किंसन का, फ्रेडरिक टेलर का, एल्टन मेयो का? ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है नॉर्थव्यूट पार्किंसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 160, बस आज हम 160 तक ही डिस्कस करने वाले हैं, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे। मैक्स वेबर है, मैक्स वेबर के बारे में आपको बताना है। एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री है, नॉर्वे का एक मनोविज्ञानी है, एक जर्मन राजनीति विज्ञानी है या एक रूसी विधि विज्ञानी है? तो आप लोगों ने मैक्स वेबर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा और आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एक जर्मन राजनीति विज्ञानी है। इसने राजनीतिक शक्ति की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो दोस्तों बस इतना ही। कल हम मिलेंगे फिर से और फिर से आगे के क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों की अनुमति हो तो ये 20 मिनट का लगभग वीडियो बन जाता है, तो आप कहेंगे तो मैं 20 क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, 30 क्वेश्चन भी डिस्कस कर सकता हूँ, तो वो 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। थैंक यू गाइज, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरा वीडियो मिलेगा एक एक क्वेश्चन का, तो आप लोग
डिस्क्रिप्शन में जा कर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के। थैंक यू गाइज।